साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के लिए रिवीजन के अंतर्गत आज हम 17वीं क्लास में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का रिवीजन करेंगे। ये इसका पहला पार्ट होगा। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेंगे मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। ठीक है, मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, यूनिवर्सिटी एक्ट 1973। ठीक है, देखिए यह 1973 का 22वां क्रमांक है। ठीक है, 1973 में 22वें नंबर पर इसको रखा गया था। ठीक, राज्यपाल महोदय ने 20 अप्रैल 1973 को इसकी स्वीकृति दे दी थी और मध्य प्रदेश के गजट में प्रकाशित कब हुआ है? 23 अप्रैल, 3 दिन बाद। ठीक है, इस एक्ट में या इस अधिनियम में कुल अध्याय कितने हैं? 12। कुल धाराएं 69 हैं। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी। और उस समय राज्यपाल कौन थे जिन्होंने इस पर साइन किया था? सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक जानकारी इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, देखिए अब हम इसको जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन के अंतर्गत देखिए, पहला अध्याय है, इसका नाम क्या है? प्रारंभिक। ठीक है, पहले अध्याय का नाम प्रारंभिक है। इसमें 4 धाराएं हैं। ठीक है, पहले अध्याय में 4 धाराएं हैं, 1, 2, 3 और 4। देखिए पहली धारा में क्या कहा गया है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यानी कि नाम और विस्तार और ये लागू होना, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे इस अधिनियम का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम इसका नाम है। विस्तार की बात करें तो यह संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। और प्रारंभ की अगर बात करें तो यह उसी दिन से अस्तित्व में है जब इसे राज्य शासन में अधिसूचित किया गया है। अब कब अधिसूचित किया गया था? हमने पढ़ा था अभी। कब? 23 अप्रैल को। ठीक है, 23 अप्रैल 1973 से यह लागू हो गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दूसरा क्या है? धारा 2, निरसन एवं यथास्थिति। निरसन का मतलब ये है कि इस अधिनियम के तहत जो अधिनियम इससे पहले चल रहे थे विश्वविद्यालय के संबंध में, वे सभी निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, कुछ नियम या कुछ चीज़ें जो इसमें बताई गई होंगी वे यथास्थिति बनी रहेंगी और बाकी जो चीज़ें होंगी इनके अतिरिक्त वे सभी निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 नंबर में हो गया। 3 नंबर की अगर बात करें तो संक्रमणशील प्रावधान, यानी कि देखिए अस्थायी उपबंध इनको कहते हैं। तो इसमें जो है कुछ चीज़ें, ठीक है, जब नए विश्वविद्यालय और नई उनका जो प्रारंभ किया जाएगा, जो बनाया जाएगा, तो उनमें जो है कुछ प्रावधान बने रहेंगे। जैसे कुलपति का पद है, तो जो कुलपति वहाँ पर काम कर रहे थे वो नए विश्वविद्यालय या नए नियम के तहत, गठन के तहत तब तक कार्य करते रहेंगे। इस प्रकार से है ना, जब तक उसका पुनर्गठन न हो जाए नए उपबंधों के तहत। तो इन चीज़ों को संक्रमणशील प्रावधान कहा गया है। धारा 4 में परिभाषाएं दी गई हैं। इस अधिनियम में जो जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनको परिभाषित किया गया है धारा 4 के अंतर्गत। जैसे अगर हम बात करें अध्ययन बोर्ड है, जैसे पहला ऐसा है ना, अध्ययन बोर्ड मान लीजिए, तो अध्ययन बोर्ड को क्या कहा जाएगा? परिभाषित किया गया है अध्ययन बोर्ड को ये कहकर कि वह विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड है। ठीक है, कर्मचारी की बात करें अगर हम देखिए, कर्मचारी, अगर इसमें कर्मचारी शब्द प्रयोग किया गया है तो उसका परिभाषा किया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, ठीक है, वह अध्यापक या कोई अन्य कर्मचारी हो सकता है। ठीक है, कुलपति की बात करें तो कुलपति क्या है? देखिए, कुलपति के लिए परिभाषित किया गया है कि वह विश्वविद्यालय का कुलपति। ठीक है, कार्य परिषद इसी प्रकार। ठीक है, कुलाधिपति, ठीक है, चांसलर। तो
ये है, इस तरह से परिभाषाएं इसमें दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है इसमें अध्याय 2। ठीक है, अध्याय 2 में क्या है? विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय को इसमें पूरी तरह से उसका निगमन किया गया है। ठीक है, निगमन, विश्वविद्यालय का निगमन मतलब कि उसकी स्थापना। ठीक है, देखिए कैसे। अब देखिए धारा 5 में विश्वविद्यालय, देखिए मैं बता दूं इसमें कि अध्याय 2 के अंतर्गत धाराएं दी गई हैं। देखिए 5 से लेकर के 10 तक। ठीक है, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि अध्याय 2 में धाराओं का क्रम कहाँ से कहाँ तक है, तो हम बताएंगे 5 से 10 तक। ठीक है, तो 5वें नंबर में क्या है? विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक, देखिए स्थापना की अगर बात करें तो यह विश्वविद्यालय जो है वो कैसे बनेगा? देखिए कुलाधिपति, कुलपति, विश्वविद्यालय की सभा, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद, ठीक है, उस विश्वविद्यालय की विद्या परिषद, ठीक है, इन सभी बॉडीज से मिला करके क्या बनेगा? विश्वविद्यालय बनेगा। ठीक है, धारा 6 में बात करें तो विश्वविद्यालय की शक्तियाँ बताई गई हैं। विश्वविद्यालय की क्या क्या शक्तियाँ होंगी? ठीक है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, परीक्षाओं से संबंधित, ठीक है, अनुशासन से संबंधित, नियुक्तियों से संबंधित, ठीक है, खरीद फरोख्त से संबंधित, तो ये चीज़ें इसकी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, प्रादेशिक अधिकारिता 7वें नंबर में दिया गया है। किसी विश्वविद्यालय की जो पावर ऑफ रीजनल पावर, ठीक है, यानी कि कौन सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो वह इस चीज़ के लिए है कि प्रादेशिक अधिकारिता, यानी कि विश्वविद्यालय कहाँ किस क्षेत्र तक अपनी शक्ति रखेगा, यह है। ठीक है, तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय को इस बात के लिए अधिकृत कर देगी कि वह राज्य के भीतर की सीमाओं को, है ना, राज्य के भीतर जहाँ तक सीमाएं हैं, है ना, कि मध्य प्रदेश राज्य में यह विश्वविद्यालय इन इन जिलों में अपनी जो है अधिकारिता बनाएगा। ठीक है, देखिए 8वें नंबर में कहा गया है विश्वविद्यालय से संबंधित मामलों में भेदभाव पर प्रतिबंध। यहाँ मतलब यह है कि जो विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, या कोई कर्मचारी या कार्य करेगा, तो उसमें धर्म, है ना, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, राजनीतिक या अन्य विचारधारा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, यानी भारत के नागरिक के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो और ठीक है, महिलाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा, ये चीज़ें। ठीक है, इसके बाद धारा 9 में देखेंगे तो विश्वविद्यालय में शिक्षण। देखिए विश्वविद्यालय में अध्यापन का मामला यह है कि पाठ्यक्रम के संबंध में समस्त मान्यता प्राप्त अध्यापन कार्य पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या परिनियमों, अध्यादेशों और नियमों द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। ठीक है, धारा 10 में क्या है? विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों का निरीक्षण। देखिए जो चांसलर महोदय हैं, यानी कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, यानी कि राज्यपाल महोदय, देखिए वह स्वयं या किसी व्यक्ति को जिसे वे निर्देशित करें, ठीक है, जांच करवा सकते हैं विश्वविद्यालय की या महाविद्यालय की। ठीक है, ये है। चलिए आगे देखेंगे हम अगला। इसमें अगला है अध्याय 3। देखिए अध्याय 3 में कहा गया है विश्वविद्यालय के अधिकारी। ठीक है, देखिए विश्वविद्यालय के अधिकारी कौन कौन से। अब अध्याय 3 में देखिए कहाँ से कहाँ तक धाराएं हैं। देखिए 11 नंबर से लेकर के और 18 नंबर तक इसमें धाराएं हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए 11 नंबर की धारा में क्या है? विश्वविद्यालय के अधिकारी। देखिए विश्वविद्यालय के अधिकारी कौन कौन हो सकते हैं। देखिए विश्वविद्यालय में जो अधिकारी होते हैं उनमें एक तो कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, कुलाधिपति सबसे पहले, सबसे बड़े अधिकारी यही होते हैं। कुलाधिपति कौन होते हैं? हमेशा राज्यपाल होंगे। राज्य के राज्यपाल पदेन इसके कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुलपति यानी कि बीसी महोदय। ठीक है, उसके बाद देखिए रेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? कुलाधि सचिव कहते हैं। ठीक है, फैकल्टीज होते हैं, डिफरेंट फैकल्टीज़ के हेड। ठीक है, फैकल्टीज़। उसके बाद
रजिस्ट्रार इसके होते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट रजिस्ट्रार, ठीक है। उसके बाद DSW होते हैं ना, डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, ठीक है। तो और भी अन्य अधिकारी होते हैं इसमें, तो ये सभी मिलाकर के जो विश्वविद्यालय का निर्माण होता है, ये सभी अधिकारी होते हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला है इसमें कुलाधिपति एवं उनकी शक्तियाँ। देखिए दोस्तों, कुलाधिपति का मतलब क्या है? कुलाधिपति हो गए मध्य प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हमेशा इसके कुलाधिपति होंगे। और कुलाधिपति जो है ना, कुलाधिपति जो होंगे वे हमेशा विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के प्रधान, ठीक है, प्रमुख अधिकारी यही होंगे, सबसे बड़े अधिकारी यही होंगे। और ये जो है हमेशा सभा की बैठक, ठीक है, सभा की बैठक या फिर कोई दीक्षांत समारोह, ठीक है, कन्वोकेशन, तो इन सब की अध्यक्षता यही करेंगे, ठीक है, अगर वह उपस्थित हैं तो, ठीक है, उपस्थित हैं तो। और अगर उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में कौन देखेगा? उनकी अनुपस्थिति में VC साहब देखेंगे, ठीक है, वाइस चांसलर महोदय, ठीक है। कुलाधिपति की शक्तियों में और अगर देखें तो वह विश्वविद्यालय के कार्यों से संबंधित कोई भी कागज पत्र है ना, डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं किसी भी प्राधिकारी को, है ना, कोई भी निर्णय है उस पर पुनर्विचार के लिए निर्देश दे सकते हैं। ये सभी भी चांसलर यानी कि कुलाधिपति की शक्तियों में आता है। देखिए आगे देखेंगे हम कुलपति। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह जो है अधिकारी हैं कुलपति, इनको हम VC कहते हैं, वाइस चांसलर, ठीक है, वाइस चांसलर कहते हैं। देखिए दोस्तों, कुलपति, ठीक है, कुलपति कहते हैं। विश्वविद्यालय में उपस्थित सबसे बड़े अधिकारी, ठीक है, उपस्थित, ठीक है। राज्यपाल सबसे बड़े अधिकारी हैं, कुलाधिपति, यह तो बड़ी बात है। यूनिवर्सिटी के सबसे पहले नंबर पर जो अधिकारी हैं वो कौन है? राज्यपाल महोदय। लेकिन नंबर 2 पर जो आते हैं वो हैं कुलपति, ठीक है। देखिए कुलपति जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो कुलपति की नियुक्ति की अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए कुलपति की नियुक्ति कैसे होगी। सबसे पहली बात यह है कि कुलपति जो है एक समिति बनेगी, ठीक है, एक समिति। उस समिति की जो बात करें वो कैसे बनेगी, देखिए सबसे पहले राज्यपाल द्वारा, ठीक है, राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति, ठीक है, राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? कार्य, ये जो विश्वविद्यालय की कार्य परिषद होगी, ठीक है, कार्य परिषद, ठीक है, वे एक व्यक्ति को निर्वाचित करके भेजेंगे तो वो सदस्य हो जाएगा। तीसरे नंबर पर जो इसमें शामिल होगा वो UGC के अध्यक्ष, ठीक है, UGC अध्यक्ष अपना एक व्यक्ति नामजद करके भेजेंगे। तो वे तीनों लोग जो है मिलकर के एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे जो कि कुलपति के लिए नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा? कुलाधिपति द्वारा, ठीक है। और यदि कुलाधिपति यानी राज्यपाल महोदय उस नाम से संतुष्ट नहीं है तो वे दोबारा से इस समिति को अपने निर्णय पर विचार करने के लिए कह सकती हैं, मतलब कह सकते हैं कि आप जो है दूसरा नाम भेजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो इस सिफारिश को माने, ठीक है, यह भी बात है। चलिए आगे देखते हैं। धारा 14, VC साहब का वेतन, सेवा शर्तें, कार्यालय एवं रिक्ति। देखिए VC साहब का जो वेतन है वह अगर इसकी बात करें, ठीक है, देखिए वेतन इनको दिया जाएगा। पूर्णकालिक वेतनिक अधिकारी हैं VC हमेशा, ठीक है, पूर्णकालिक वेतनिक अधिकारी हैं, ठीक है। अब इनका कार्यकाल देखें तो देखिए जो VC साहब हैं इनका कार्यकाल हमेशा 4 वर्ष का है, ठीक है, 4 वर्ष का, ठीक है। और ये 2 बार नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है, 2 से अधिक बार नियुक्ति नहीं होगी, ठीक है, ये है।
अब ये तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि नए व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो जाती, ठीक है। लेकिन ये टाइम पीरियड 6 महीने का है, ठीक है। 6 महीने से ज़्यादा ये नहीं होगा। 6 महीने के अंदर अंदर नए कुलपति की नियुक्ति हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब एक चीज़ और देखिए, अब यहाँ क्या है मैं बताऊंगा आपको कि एक संशोधन आया था। देखिए, संशोधन आया है 1988 में, ठीक है। 1988 में जो संशोधन आया उसमें ये कहा गया कि कुलपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति अपना पद अपनी पदावधि का अवसान होने तक धारण किए रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 1988 के प्रारंभ होने से पूर्व किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति अपना पद अपनी पदावधि का अवसान होने तक धारण किए रहेगा। अब देखिए, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर 15 नंबर में कि कुलपति की शक्तियाँ एवं दायित्व। देखिए, कुलपति की शक्तियाँ तो इसमें यही है कि सबसे ज़्यादा प्रधान प्रशासकीय अधिकारी यही है, ठीक है। प्रधान प्रशासी, इसके अलावा ये जो है विद्या विषयक, ठीक है, विद्या विषयक एकेडमिक काउंसिल में, ठीक है। कुलाधिपति की अनुपस्थिति में ये जो है सम्मेलनों के सभा के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा। कार्य परिषद विद्या परिषद का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा। सभा का सदस्य तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पदाधिकारियों समितियों और निकायों का जिनका कि वह सदस्य हो अध्यक्ष होगा, ठीक है। वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, एक चीज़ ये है, ठीक है। जो सभा या समिति के सम्मेलन में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा, लेकिन वह उसमें वोट नहीं दे सकता, ठीक है, जब तक कि वह संबंधित प्राधिकारी समिति का निकाय का सदस्य न हो। तो ये सब चीज़ें हैं इनकी शक्तियों में आती हैं, ठीक है। मेनली ये है कि सभी चीज़ों में इनकी शक्ति बनी रहेगी। कुल सचिव की बात करें अगर हम धारा 16 के अंतर्गत जो कुल सचिव हैं, रजिस्ट्रार हैं, इसकी बात करें, देखिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो रजिस्ट्रार जो हैं वो धारा 16 में है, ठीक है। इनका काम धारा 16 में जो इनका काम है, अगर हम बात करें कुल सचिव महोदय का, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए, ये पूर्णकालिक वेतनिक अधिकारी हैं, ठीक है। और वो जो है सभा, देखिए सभा, ठीक है, कोर्ट, ठीक है, कार्य परिषद, कार्य परिषद, ठीक है। इसके अलावा विद्या परिषद, ठीक है, विद्या परिषद, विद्या परिषद, ठीक है। और जो विद्या संबंधी योजना मूल्यांकन बोर्ड है, ठीक है, इन सब का सचिव होगा ये हमेशा, ठीक है, सचिव, पदेन सचिव है ये, ठीक है। और राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करेगी और 4 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, 4 वर्ष के लिए। यानी कहें कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रथम कुल सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात की जाएगी 4 वर्ष के लिए, ठीक है। इनका काम अगर देखें तो ये एक चीज़ देखेंगे कि जो भी धन है, धनराशि जो भी निकाली जाएगी फंड, वो जो भी चीज़ों के लिए दिया गया है वो वहाँ पर यूज हो रहा है या नहीं, ठीक है। संविदाएँ जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की जाएंगी वो इनकी तरफ से जारी की जाएंगी। इसके अलावा इनकी शक्तियाँ और जो होंगी वो नियम और अध्यादेश द्वारा इन्हें बताई जाएंगी। इसके अलावा जो कुल सचिव हैं इनको ये भी शक्ति है कि जो भी कोई व्यक्ति अगर मतलब क्या करेगा, देखिए अगर कोई व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो सचिव के नाम कुल सचिव के नाम संबोधित करके इस्तीफा देगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे DSW की। देखिए, डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर की बात करें तो देखिए
विद्यार्थी कल्याण का संकाय अध्यक्ष बोलते हैं इसको, कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, और यह पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। और इनकी जो है शक्तियाँ और कार्यों की बात करें तो वह जो है नियमों परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी। ठीक है, अन्य अधिकारियों की बात करें तो अन्य अधिकारी ये हो सकते हैं, धारा 11 के अंतर्गत जो अधिकारी गणों की बात की गई थी वह। ठीक है, तो इनके बारे में जो भी कि जैसे कौन कौन अधिकारी होगा, कर्मचारी होगा, वो परिनियमों से विहित किया जाएगा। ठीक है, तो ये अध्याय 3 के अंतर्गत बताया गया है। देखिए साथियों, इसके अलावा अब हम अध्याय 4 और अध्याय 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि बाकी के बचे अध्यायों और बाकी की बची धाराओं के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ये यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ सबसे पहले मिलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।